नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। परिवर्तन आपके लिए वीडियो री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट का हिंदी और जीके जीएस पोर्शन को कंप्लीट किया था। वैसे ही आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की पहले हिंदी सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जीके जीएस सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपने साथ और मेरे साथ इस क्वेश्चनों के आंसर करते रहिएगा। बाद में अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम लोग ये बता देता हूं आपको, घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, इसमें पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा इसका तीसरा वीडियो है, लेकिन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। लिखा है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है? क्या पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो हमसे पूछा गया कि वह जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है फ्रेंड्स। तो वह जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान देखिए, यानी वह स्वतः मतलब है अपने आप ही जान जाएगा। तो जहां पे आप का सेंस आता है, स्वयं का सेंस आता है, वहां पे आपका कौन सा होता है सर्वनाम? वहां पे होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों मतलब जो प्राप्तकर्ता होता है, ध्यान रखिएगा, प्राप्तकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेषितियों को भेजा जा रहा है, तब उसे क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए एक हेड है ऑफिस और फिर सभी ऑफिसों को भेजा जाता है, ऐसे पत्र को क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं या परिपत्र कहते हैं? देखिए, एक पत्र आपने भेजा और उसको अगर आपका उसका रिप्लाई नहीं मिलता है तो 28 दिन बाद जब आप पुनः एक पत्र भेजते हो उसे रिमाइंडर या अनुस्मारक कहते हैं। अधिसूचना क्या होती है? किसी भी गजट में प्रस्तावित आपकी नियुक्तियां हो गई, भारतीय गजट हो गया, उन सब में अधिसूचना होता है। और एक ही पत्र जब विभिन्न आपके कार्यालयों में भेजा जाता है, उसी को हम लोग परिपत्र या फिर बोले तो सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र या सर्कुलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल? इसको आप देखो कैसे रिलेट कर सकते हैं। महावीर किसका नाम है? महावीर नाम है हनुमान जी का, है ना। और हनुमान जी के जो पिता थे वो कौन थे? पवन देव थे। तो इसको आप बीज वपन ना ध्यान करके पवन काल ध्यान रखिए, तो आपको बहुत आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। वही आपको आदिकाल में आदिकाल की जो संज्ञा दी गई है वो आपके दी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दी है फ्रेंड्स? आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर। दिए गए सेट कर लेते हैं, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, यानी इनमें से वो कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता? जनता, पानी, हस्ताक्षर या आकाश? तो फ्रेंड, हस्ताक्षर जो है ये ध्यान रखिएगा बहुवचन में सदैव प्रयोग होता है। ठीक है, हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर हो गया आपका, आंसू हो गया, ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर शब्द है, आंसू शब्द है। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, लोग हैं, प्राण है, ठीक है, ये शब्द आपके सदैव बहुवचन में रहते हैं। किस में रहते हैं? सदैव बहुवचन में रहते हैं और बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसे हम लोग रख लेते हैं। थोड़ा सा पेन को हम लोग छोटा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। पेन की जो थिकनेस है वो यही हम लोगों का डिजिटल बोर्ड है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं। थिकनेस हम लोगों ने कम कर ली थी, लिख के देख लेते हैं। जी ठीक है, अब सही है। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया गया तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृत स्वर? देखिए, ये हमारी जीभ होती है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो इस जीभ में हम लोग स्वर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ठीक है, लेकिन जो विवृत होता है इसे हम लोग जीभ की कैटेगरी में ना बांटकर मुंह के खुलने की दृष्टि से बांटते हैं। किसके? मुंह के खुलने से। ठीक है, इसी में आपका विवृत, अर्धविवृत, संवृत और असंवृत शब्द आते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है यानी अशुद्ध है? 5वां, आंधी,
बांस या आंख। तो आंख जो फ्रेंड है यही आपका गलत है। होता क्या है आंख का, आंख के ऊपर आपको चंद्र की बिंदी देखने को मिलती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आंख ही आपका गलत लिखा था। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 नंबर है, वर्तनी के दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अशुद्ध विकल्प है यानी गलत है? महीना, पूजनीय, व्यंग या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो व्यंग दिया है फ्रेंड ये गलत होता है। होता क्या है, व्यंग्य होता है। क्या होता है, व्यंग यानी किसी का उपहास या मजाक करना, यानी ऑप्शन सी जो है वो गलत था। नेक्स्ट है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि है, यर संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्वार्थ है इसमें फ्रेंड आपका स्वर संधि का जो पहला भाग होता है दीर्घ संधि वो आता है। ठीक है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो होता है स्वाधन अर्थ। क्या होता है, स्वाधन अर्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्वार्थ। इसमें आपकी कौन सी संधि आती है, दीर्घ स्वर संधि आती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पौधन अन, पोधन अन, पाधन अन, पावधन अन। तो ये तो आप पहले ही गलत कर लोगे क्योंकि ये तो होते ही नहीं। अब दो पे अटकता है, पो और पौ। देखिए जब आपके पा में बड़ा का डंडा लगा हो, पा हो, गा हो, तो इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा औ की मात्रा लगी होती है, यानी पौधन अन इज इक्वल टू पावन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म पिता ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द यानी आजीवन में कौन सा समास है? सीधी सीधी बात है, आजीवन में समास पूछा है। अब विभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। देखिए कुछ आपके शब्द होते हैं जैसे या हो गया, आ हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया। ये जब आपके शब्द आते हैं तो वहां पे आपका सदैव अव्ययीभाव समास होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आजीवन, आमरण, आजन्म, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रत्येक और भरपेट। ऐसे समास आपके सदैव अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। द्विगु समास में जो आपका पूर्व पद होता है या प्रधान पद होता है ये हमेशा संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की बात की जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं जिससे उनकी भी मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास होता क्या है, जिसमें एक पद आपका विशेष हो और दूसरा पद आपका क्या होता है, विशेषण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में इतना ही अंतर होता है। बहुब्रीहि समास किसी का पर्यायवाची होता है जबकि कर्मधारय समास पर्यायवाची ना होकर विशेषण और विशेषित होता है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़ या गांव शहर। तो आप समझ गए होंगे, नील गगन यानी गगन आपका विशेष है और है कैसा, वो नीला है, यानी नीला गगन की बात की जा रही है। ऑप्शन ए जो है उसी में आपका कर्मधारय समास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है साम्राज्य, सम्मुख, सम्राट या साम्राज्ञी। तो समधन मुख, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समधन मुख इज इक्वल टू सम्मुख। ठीक है, जैसे संस्कृत हो गया, ठीक, सम्मुख हो गया, ये सभी आपके सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर, उल्टा, बाहर या आसपास। तो परा जो होता है शब्द उसका अर्थ होता है उल्टा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का क्या उदाहरण है? धनवान, नीलिमा, नमकीन या खिलाड़ी। तो इसमें जो खिलाड़ी है जो कि आपके खेल से बना है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। तो आपके जो बाकी ऑप्शन ए, बी और सी हैं ये ऑप्शन आपके तद्धित के हैं जिसमें आपका विशेषण लगा होता है। ध्यान रखिएगा, तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, आपका विशेषण लगा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आंख का एक तत्सम रूप है? तत्सम मतलब होता है कि संस्कृत शब्द कौन सा है आंख का। ऑप्शन है आपके सामने, ईदृश्य, अक्षी, दृष्टिका या दर्श। तो अक्षी जो होता है, अक्षी हो और एक और भी ध्यान रखिएगा चक्षु, ये दोनों आपके
आंख के तत्सम शब्द होते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव, तत्सम, संकर या इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग जो है वो हमें कभी भी हिंदी शब्द अर्थात आपके तद्भव शब्दों में प्रयोग नहीं किया जाता है। तत्सम में तो प्रयोग होता है क्योंकि तत्सम आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ या चतुर्थ। तो चौथा का जो तत्सम शब्द होता है फ्रेंड वो होता है आपका चतुर्थ। ये चीज ध्यान रखिएगा। चतुष्पद मतलब होता है जिसके 4 पैर वाला हो। चतुष्काठ यानी आपका चौखट को बोला जाता है और चतुष्क आपका चौका को बोला जाता है, जो 4 होते हैं आपके उनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्रुव का तद्भव शब्द क्या है? ध्रुव का जुआ, धुआं, भौरा या मक्खी। तो धूम्र का आपका जो तद्भव होता है वो होता है धुआं। भौरा का क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भौरा का होता है फ्रेंड आपका भ्रमर। वही मक्खी का क्या होता है? तो मक्खी का होता है आपका मक्षिका। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 या 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर फ्रेंड शब्द के आपके 3 भेद होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं और कोई पूछे कौन कौन से है तो आप बेझिझक बताइएगा कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 भागों में बांटा जाता है शब्द को। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद है। यानी इनमें से कौन सा रेखांकित शब्द जो स्वतंत्रता है उसका भेद है? जातिवाचक संज्ञा है क्या? क्या ये भाववाचक संज्ञा है? क्या ये गुणवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं? देखिए स्वतंत्रता क्या है? क्या किसी को दिखती है? नहीं, ये क्या है? सिर्फ एक भाव है जो हमारे अंतर्गत पैदा होता है। ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा आपकी होती है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। आप अंदर आकर बैठिए। अच्छा, आप अंदर आकर और बैठिए। तो पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम है फ्रेंड वो है आपका आप। ध्यान रखिएगा, हम पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला आता है आपका उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष हमेशा बोलने वाला होता है यानी मैं, मध्यम पुरुष हमेशा सुनने वाला होता है यानी तुम, और अन्य पुरुष की हमेशा बात की जा जाती है यानी वह। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा। तो आप जो है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया चुनिए, यानी क्रिया शब्द को चुनना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोग उसको चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो बहन, क्या इस बहन तो संज्ञा हो गई, हिंदी भी एक प्रकार की आपकी संज्ञा हो गई और सीखती आपकी क्रिया हो गई। इनसे क्रिया शब्द ही छांटने को बोला था। अगला है आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अवयव या विशेषण। तो इसमें जो आहा है फ्रेंड ये आपका अवयव है और इस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं, यानी विस्मय, अचानक आपका इंटरजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगा लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो ये तो पुष्प मतलब ओरिजिनल ही बात है, सीता सखियों के साथ पुष्प वाटिका गई। रेखांकित अवयव यानी जो सखी है सखियों सहित में निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। तो देखो सखियों सहित यानी क्या दिखा रहा है? ये संबंध दिखा रहा है। सखियों के साथ में सीता जो है वो पुष्प वाटिका गई, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। तो जो फ्रेंड अनेक शब्द है ये आपके सेना या सैनिक का क्या हो जाता है? पर्यायवाची हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पर्यायवाची से ही है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कामदेव के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, सरोज, उरोज, मनोज या पथोज। तो कामदेव का जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड ये आपका मनोज होता है। ध्यान रखिएगा, मनोज और मनसिज
ये बहुत ही ज्यादा कामदेव के जो है पर्यायवाची फेमस है, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्रज का विलोम शब्द क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रज का विलोम शब्द अक्षत, अतुल, अनुज या अटल। तो अग्रज मतलब होता है फ्रेंड्स आपका बड़ा भाई, ध्यान रखिएगा। अग्रज मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। और छोटा भाई किसे कहा जाता है, अनुज को। अनुज जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटा भाई। ठीक है, तो अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनुज। नेक्स्ट है दीर्घ आयु का विलोम शब्द क्या है। दीर्घ आयु मतलब आपकी लंबी आयु। चिरायु तो ये तो इसका समानार्थी हो गया या पर्यायवाची हो गया, ध्यान रखिएगा। अल्पायु, नश्वर या क्षणिक, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ आयु का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अल्पायु यानी कम वर्ष की आयु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 स्क्रीन पे हम लोगों ने लगा लिया है। इस वर्ष हिंदी साहित्य की खाली जगह है, कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। इस वर्ष हिंदी साहित्य की उन्नति, प्रगति, वृद्धि या विकास। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी भाषा होती है तो भाषा की हमेशा क्या होती है, प्रगति होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर कोई सभ्यता होती तो उसकी उन्नति होती, लेकिन यहाँ पे भाषा साहित्य की बात की जा रही है, तो ऐसे शब्दों में हम लोग प्रगति वर्ड का यानी प्रॉस्पेरिटी वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, आकार, निराकार, साकार या स्वीकार। तो गांधी जी का राम राज्य का सपना आज तक साकार नहीं हो पाया, यानी हम लोग जिसको कहते हैं लागू नहीं हो पाया। फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट परिवर्तन के द्वारा आपको कराया जा रहा है। परिवर्तन आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही आपके लिए श्रृंखला लाते रहेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी आपको अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है, यानी जिसका उपचार ही नहीं हो सकता। दुस्साहस, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असाध्य बीमारी। हम लोगों ने सुना है कि भैया उन्हें तो असाध्य बीमारी हो गया, यानी कैंसर जैसी बीमारी जिसका इलाज ही संभव ना हो, ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, असाध्य बीमारी कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। वैष्णव, आशातीत, जिज्ञासु या कुलीन। तो किसी आपके सत्य को जानने की इच्छा रखने वालों को फ्रेंड्स हम लोग जिज्ञासु कहते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। जो उत्तम कुल में जन्मा हो उसे कुलीन कहते हैं, जिसके आने की आशा की गई हो उसे आशातीत कहते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय को मानता है उसे वैष्णव कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आपके पास चाहे आदित्य पब्लिकेशन हो और चाहे आपके पास ज्ञान मुद्रा हो, कोई भी किताब हो, ये दोनों ही किताब अपने में बेस्ट है। तो इन किताब का फ्रेंड्स फायदा उठाएं, ज्ञान मुद्रा हो चाहे आपके पास आदित्य, तो इनका फायदा उठाइए। दोनों किताब बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन बस ये है कि पूरे कंटेंट को आप जरूर पढ़िएगा और प्रैक्टिस सेट को साथ में जरूर सॉल्व कीजिएगा। आप लोगों को पता है थोड़ा रीजनिंग पे आप लोग मैंने जरूर करते रहिएगा। रीजनिंग के सेट कुछ कारणवश हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसका कारण आपको पता होगा कि इस तरीके से रीजनिंग पढ़ाने में आपको वो चीजें डाउट क्लियर नहीं होंगे जैसे लाइव क्लास में होते हैं। तो रीजनिंग को आप अपने मेंटेन रखिएगा। बाकी हिंदी जीके जीएस आप परिवर्तन पे छोड़िए, परिवर्तन बिल्कुल आपके लिए प्रतिबद्ध है और हर एक दिन नए सटे के क्वेश्चन को लाता रहेगा। 33वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, जहां पे क्या हो, अन्याय की जगह हो। आपने मुहावरा भी सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भांजी, टके शेर खाजा। यानी टका टका में, यानी छोटे से मूल्य में जब चीजें बिकने लगती हैं तो वो जगह कैसी हो जाती है, अन्याय की जगह हो जाती है। अगला है चौकड़ी भूल जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है। बुद्धि काम में लेना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना या कभी ना आना। तो देखिए चौकड़ी भूल जाना, जब आप अपनी चाल ही भूल जाते हो यानी आप क्या हो जाते हो, वहां पे घबरा जाते हो। अगला है अंधों में काना राजा। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इजी भी है। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकार्थ का अर्थ क्या है। गुणहीनों के बीच में गुणवान व्यक्ति, ओझे व्यक्ति में ऐठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला मजदूर, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति, यानी उसका क्या ही बात की जाए तो अंधों में काना राजा वाली बात वहां पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छावर्तक। देखिए सलमा घर जाती में एक उद्देश्य है, आपका एक ही उद्देश्य है
और एक ही विधेय है। और जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य बहुत सरल फ्रेंड, जहां पे आपका और लगा हो, बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जहां पे आपका और लगा हो, ठीक है, ऐसे या लगा हो, ठीक, इन शब्दों से जब जुड़ा होता है तो उसी को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। ये तो संयुक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, ये तो आपका सरल है। उसने खाया और सो गया, देखिए उसने खाया और सो गया, दो अलग अलग वाक्यों को और से जोड़ा गया, यानी उसमें खाया और वो सो गया, तो इसमें दो उद्देश्य और दो विधेय हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य हो। चाहे शुद्ध वाक्य देखना है, तुम तुम्हारा काम करो, ये तो अपने आप बोलने में गलत लग रहा है। तुम तुमका काम करो, ये भी गलत है भैया। तुम तेरा होते नहीं, तुम अपना काम करो, ये सही है, ठीक। यू डू योर वर्क, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है हमारा। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, उभयवाच्य है। आप कैसे चेक करें? राम की जगह जरा सीता लगाओ, देखो क्या परिवर्तन होता है। तो सीता आम खाती है, तुरंत चेंज हो गया ना, देखो सीता आम खाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सीता आम खाती, तुरंत आपका यहाँ पे क्या हो गया? खाना का खाती हो गया। नेक्स्ट है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, अधिकरण या कर्ता? तो कर्ता ने, उसने, तो कर्ता ने चाल चली, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा फ्रेंड? कर्ता कारक हो जाएगा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अच्छा भैया, बिल्ली छत पे कूद पड़ी में कौन सा कारक है? क्या अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, जब भी कभी भी अलग होने का अर्थ हो, किसका? अलग होने का अर्थ हो, तो वहां पे कौन सा कारक होता है? वहां पे आपका अपादान कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। बिल्ली जो है पहले छत पे थी, अब वहां से कूद पड़ी, यानी छत से अलग हो गई। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन है मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विदुर। तो भेड़ में आपका बड़ा की मात्रा लगाने से, यानी भेड़ प्लस आ इक्वल टू क्या बन गया आपका? भेड़ा, ठीक है। यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 44 क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या ये जूम हो जाएगा। कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो ये जूम आपका नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है। या तो आप अच्छा अच्छी लगा के देख लीजिए, या आप साला साली लगा लीजिए, या आप उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे अच्छा पर्वत, अच्छी ख्याति, अच्छा मोती, अच्छा पत्थर, ठीक है। अगर वैसे नहीं सुना तो हिमालय पर्वत है, उसके पास मोती है, पत्थर उठाया गया, ख्याति प्राप्त हुई। आपका बी जो ऑप्शन है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या आपका इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आम खाया यानी मैं आम खा चुका हूं, ये आपका आसन्न भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है फ्रेंड? आपका आसन्न भूतकाल। अब ये क्या होता है? वो भूतकाल जो काम अभी अभी समाप्त हो, जो काम अभी अभी यानी रिसेंटली नहीं बोलते हम लोग जिसको, अभी अभी समाप्त हो, तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो देखिए लिखा है वह नटखट, नटखट क्या हो गया? गुड़ हो गया। बालक संगीत नहीं सुन रहा, यानी ऑप्शन ए जो है उसी में आपका गुणवाचक विशेषण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन है द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान या अहल्या। तो इन सब में जो द्वारिका फ्रेंड है ये आपका सही लिखा है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध वर्तनी पूछा है हम लोगों से, पूजनीय जो है वो गलत लिखा है,
ये धन्य का पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ठीक है, वैसे ही अंतर्ध्यान जो है ये भी गलत लिखा है आपका। होता क्या है? अंतर्धान होता है। ध्यान रखिएगा, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्ध्यान। और वैसे ही अहल्या होता है। क्या होता है फ्रेंड? अहल्या होता है। ध्यान रखिएगा, अहिल्या नहीं होता है। इसमें द्वारिका जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत। तो आर्यों की भाषा क्या थी? आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बोला जाता है कि आर्यों की भाषा जो थी वो वैदिक संस्कृत थी। नेक्स्ट है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या आपकी संस्कृत। तो जो पंजाबी है फ्रेंड्स, ये आपकी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि ये आपका हिंदी का ही नवीन रूप है, जिसे हम लोग पैसाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका पैसाची भाषा बोलते हैं। उसी के अंतर्गत आपके पंजाबी आती है। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी में विमांतरण क्या है? कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। दोनों भैया, कार्रवाई, योग्यता, सुविधा या नियंत्रण। तो कंट्रोल मतलब प्रशासनिक नियंत्रण। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ और ना में दिया जा सके, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य हमेशा किससे शुरू होगा? तो सिंगल इंटरोगेटिव जिसमें हम लोग आंसर यस या नो में देते हैं, वो हमेशा वर्ब से शुरू होता है। कौन सी वर्ब होती है फ्रेंड? वो आपकी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम लोग उसमें नहीं कहते हैं डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? तो आप कहते हो यस या नो। तो हमेशा डू जो है आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो सामान्यतः वाक्य की शुरुआत में प्रयोग की जाती है। फ्रेंड, ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 था, जिसको हम लोगों ने विधिवत समझा है और पूरी तरीके से व्याख्या की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी तैयारी हमारे साथ जारी रखिएगा और हमें बताते रहिएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जय हिंद।